terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Pakistan has been extending cooperation to international efforts to combat terrorism in the past and will continue to do so in the future. The terrorists who attacked the Pentagon, as Leon said, sought to weaken America, but they failed. America was under attack. It was the worst attack on our country since Pearl Harbor. Especially after the fall of Afghanistan, the leading powers must unite to develop an agreed strategy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। ठीक 20 साल पहले भी 9/11 आया था और अब भी 9/11 आने वाला है। 20 साल पहले के 9/11 के बाद जख्मी अमेरिका अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था। 20 साल के बाद आने वाले 9/11 से पहले ही अमेरिका, जख्म खुर्दा अमेरिका, डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से चला गया। 20 साल पहले के 9/11 के बारे में अभी तक शकूक व शुबात बरकरार हैं, कॉन्स्पिरेसीज थेरीज बरकरार हैं। 20 साल बाद के 9/11 के वक्त अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अभी भी आलमी बरादरी अपने रद्द अमल में बहुत मोहतात है। ये भी अजीब बात है कि 20 साल की जंग लड़ने के बाद, हजारों इंसानों को मारने के बाद हार कर वापस जाने वाले, दुनिया की तारीख में अनोखा वाकया होगा, हारने वाले शराइत पेश कर रहे हैं कि आप ये शर्त पूरी करें, ये शर्त पूरी करें। हम 9/11 के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मिस्टर डैन हैनली। ये पायलट हैं अमेरिकी नेवी में, फिर कमर्शियल पायलट रहे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है और एक वेबसाइट भी चला रहे हैं 911.org के नाम से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब ने। इन अमूर पर काफी दस्तरस रखते हैं, तजिया देते हैं, इनकी अपनी इंसाइट है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। और नाजरीन, अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी साजिद तारड़ साहब ने, रिपब्लिकन पार्टी के सरकर्दा लीडर हैं वहां पर और साबिक सदर ट्रंप के ये एडवाइजर थे। बहुत शुक्रिया चर साहब, आपने वक्त दिया। सिंस यू आर इन माय स्टूडियो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन। 20 साल पहले 9/11 के बारे में जो कुछ हुआ, अभी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थेरीज हैं यहाँ पर भी, दुनिया भर में, क्या कहेंगे आप? Yes, there's a lot of conspiracy theories out there, but there's also a lot of conspiracy facts. And people don't recognize 9/11 is far from dead out there in virtual world because there's millions of people cross-talking and exchanging information. So there's sufficient facts to prove conclusively that 9/11, that Osama bin Laden had nothing whatsoever to do with 9/11. As a matter of fact, in June 2006, the FBI spokesperson Rex Toombs was questioned why Osama bin Laden was not placed on the most wanted list, and his response was, quote, "The reason is because the FBI has no hard evidence connecting Osama bin Laden to 9/11. So there's people out there, people tell me, drop it, it was 20 years ago, people have moved on, but I will never move on, and neither will members of my organization. So you will never move on, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन तमाम अमेरिका की एजेंसीज, अमेरिका के अंदर सिविल सोसाइटी, अमेरिका के मीडिया, अखबारात, ये सारा फैक्ट सामने लेके आए, कैसे प्लॉट बनाया गया, कैसे वो लोग आके उन्होंने जहाज टकराया, और चौथा जहाज तो पायलट के साथ झगड़ा हुआ मुसाफिरों का और उन्होंने गिरा दिया एक और जगह पर। Yes, but you see the media and world governments for the past 20 years have perpetuated the lies of 9/11. They come out and say it was in fact a terrorist attack when all evidence out there points to other conclusions. I could go into a piloting aspect of an organization I'm working with later, but there's conclusive proof that the hijackers could not possibly have flown the 9/11 aircraft.
तारण साहब, आप रिपब्लिकन हैं, 2001 में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी और उसके बाद मसलसल हुकूमतें यही कहती रहीं कि ये दहशतगर्द थे, दहशतगर्दी की, उन्होंने 3000 इंसानों को, इससे ज्यादा इंसानों को उन्होंने मार दिया। लेकिन ये पायलट हैं, ये कहते हैं कि था ही नहीं, पायलट्स ने, ये टेरर प्लॉट ही नहीं था, टेरर अटैक ही नहीं था। फिर ये अमेरिका की हुकूमतें झूठ बोलती रहीं क्या? देखिए प्राचा साहब, मैं इससे जरा हट के थोड़ी सी एक पिक्चर ड्रा करना चाहता हूँ जो लार्जर पिक्चर है इसकी ओवरऑल। असल में ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा कुछ, ये खेल जो सारा कुछ 20 साल पिछला, ये ओरिजिनली डायरेक्ट इसमें एक पार्टी जो कि जिसने सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था, अब वहां से अंदाजा लगाएं जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था वो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। ठीक है। अब वो ये सारा कुछ चाहे ठीक था या गलत था, इस सारे सिनेरियो में विनर वो है। $6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा उसने बनाया है। $2.6 ट्रिलियन जो इस वक्त अफगान वार पे लगा है, उसमें से $2 ट्रिलियन सीधा उनके पास गया है। अब ये सिलसिला काम किस तरह करता है अमेरिका में? इस वक्त सबसे पहले तो पैसा अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो लॉबियर्स को पैसे देते हैं, लॉबियर्स आगे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स की कैंपेन को पैसा देते हैं। तो किस तरीके से, मैं आज ये बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों में सितंबर 11 पे दहशतगर्दी के एक कैंपेन को किस तरह यूज किया गया, उसके बारे में ये मैं बताना चाहूंगा। पहला सवाल ये है, बुनियादी सवाल ये है, कैंपेन तो यूज हुई, लेकिन क्या 9/11 वाकई दहशतगर्दी का वाकया था या नहीं? आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। कुछ कहते हैं ये दहशतगर्द थे, कुछ कहते हैं नहीं, ये प्लॉट बनाया गया ताकि फिर इराक और अफगानिस्तान पे चढ़ाई की जाए। देखिए, उस पे चाहे तो जवाज ये बनाया है या नहीं है, मेरी नजर में ये मैं सोचना चाह रहा था, जिस तरह मैं पहले आपको सिनेरियो पेश करना चाह रहा था, कि जब इसमें से बेनिफिशियल है, किसी के पास एक रीजन टू प्ले द गेम है, तो अल्टीमेटली इसमें कंफ्यूजन है। आज तक कंफ्यूजन, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन आज सितंबर 11 जो आज एनिवर्सरी में, आपको शायद पता हो कि जो बाइडेन साहब जो है कुछ चीजें डिस्क्लोज करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जो है उनको वो रिलीज करना चाहते हैं। अब उसके बारे में भी देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं, उसके बारे में क्या हकीकत, क्या सच निकलता है उसमें से। मुझे इसमें से भी किसी कॉन्स्पिरेसी की स्मेल आ रही है। मेरे ख्याल में आज जो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि सितंबर 11 के डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जाए, प्राचा साहब, और हकीकत सामने आ सके कि ये वाकई टेररिस्ट अटैक था या नहीं। सऊदी अरब की तरफ इशारे जा रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, और मेरी नजर में सऊदी अरब की गवर्नमेंट को डोनाल्ड ट्रंप के बड़े इस्तकबाल और उनके साथ रिलेशनशिप की सजा देने की कोशिश की जाएगी। इधर रुकिएगा, एक और डायमेंशन आप दे दी आपने इंटरनल अमेरिकन पॉलिटिक्स की। जनरल साहब, मैं आपके पास, अभी तो हम बुनियादी बात कर रहे हैं, हमें तो यहाँ बताया गया था कि अलकायदा है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के यहाँ पर जो सरबराह थे, उन्होंने 700-800 अलकायदा के लोगों को पकड़कर अमेरिका के हवाले करने की बात अपनी किताब में भी कही, और वो यही कहते थे कि 9/11 हुआ है, ये दहशतगर्द थे, इसलिए हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये वाकया हुआ तो पूरी दुनिया उस वक्त एक शॉक इफेक्ट में बिल्कुल आ गई, और उस वक्त मेरा ख्याल है किसी ने ये चीज चैलेंज नहीं की। रशिया ले लें, चाइना ले लें, सब ने अमेरिका के साथ सिंपथाइज किया, और तभी एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में भी पास हुई, और फिर ये नेटो को और सबको इजाजत हुई कि आप जाके अफगानिस्तान पे चढ़ाई करें। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये बाद में लोगों ने सोच विचार करके तो इस पे निकाला, और बिल्कुल उसमें शकूक व शुबहात हैं। मसलन एक चीज बड़ी सिंपल, कि कोई 1.5-2 साल कहते हैं जी इन हाईजैकर्स ने ट्रेनिंग की थी मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिका में, तो वो 1.5-2 साल ट्रेनिंग करते रहे, किसी को पता नहीं चला कि वो क्यों कर रहे हैं। यानी इंटेलिजेंस फेलियर था। दूसरा ये कि उन्होंने क्या ट्रेनिंग जो थी वो इन बड़े जहाजों पे की थी, क्योंकि ट्रेनर जो है वो छोटे जहाज होते हैं। तीसरी चीज ये है कि इन जहाजों को इस सीएन के साथ उड़ाना है कि जाके बिल्डिंगों को हिट करे वो, एंड उसके दरमियान में ये तो इसके लिए बहुत तजर्बाकार पायलट चाहिए जिन्होंने 20-25 साल ये जहाज उड़ाए हों।
ये अचानक जो 18 महीने की ट्रेनिंग करके निकला वो सीधा जनाब वो पहुंच गया और जाके बिल्डिंग्स में मार दिए। ये वो चीजें हैं जो कि, और फिर बिल्डिंग्स का कोलैप्स होना, उस पे लोगों ने रिसर्च की। लेकिन जनरल साहब वाकयात तो पहले से बन चुके थे ना, तंजानिया केनिया में अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक हुआ, यूएस कोल पे अटैक हुआ, तो ये सारे वाकयात दे अल्टीमेटली लेड टू न्यूयॉर्क टावर अटैक्स। नहीं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ किसी की अपनी एफिकेसी की, उसकी सीन एंगेजमेंट की, वरना तो वो जो एक ये जो कोल पे अटैक हुआ था, यूएस कोल पे, वो तो आपने वो देखा होगा कि वो प्लांट किए थे एक्सप्लोसिव उन्होंने जाके उसके साथ। वो काम तो आसान है, वो तो कोई भी कर सकता है, यानी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हो तो वो कर लेगा। लेकिन ये जो जाके जहाज को उड़ा के और एन उस बिल्डिंग के सेंटर में पहुंचाना और मारना, ये तो बड़ा कोई एक्सपीरियंस पायलट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिसीजन का काम है। जैसे ये इधर रुकिएगा, मैं यही नुक्ता डैन हैनली के साथ उठाऊंगा नादरीन के। जनरल साहब फरमा रहे हैं कि बहुत ही प्रिसीजन का काम है, इस तरह से जहाज उड़ाकर सीधा जाकर मारना, और अगर किसी ने 1.5 साल की ट्रेनिंग की हो, साल की ट्रेनिंग की हो, क्या वो बोइंग को इस तरह से जाके टकरा सकता है इतना स्मूथली? ये बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। 20 साल पहले 9/11 हुआ था, 20 साल के बाद अब फिर 9/11 आ रहा है। हम ये खसूसी प्रोग्राम है 9/11 के हवाले से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मिस्टर डैन, आप पायलट रहे हैं अमेरिका नेवी में भी, आप उसके बाद कमर्शियल पायलट भी रहे हैं। जनरल अमजद शोएब साहब भी कह रहे थे कि ये पायलट्स जाकर ऐसे नहीं टकरा सकते जिन्होंने 1.5 साल की, मैं उन अरब पायलट्स की बात कर रहा हूं, तो कैसे फिर ये जहाज टकराए जाकर? Okay. I have flown airplanes for 35 years in 20 different aircraft. I see. And crewed 20,000 flight hours. And I can unequivocally say I could not have flown the 9/11 flight profiles, in particular the Pentagon profile, because if you take a look at this 29-year-old Saudi Arabian named Hani Hanjour, he commenced a 330-degree turn just west of the Pentagon, descending and accelerating to 500 knots to arrive precisely at the surface and strike the Office of Naval Intelligence at over 500 knots without skidding the surface and without, on his first attempt. This same maneuver was replicated in a simulator and flown by highly experienced pilots, and without exception, they crashed every time they tried it. It's next to impossible. But it should be pointed out that Hani Hanjour, 1 month prior to 9/11, tried to rent a Cessna 172, a little single-engine prop airplane, from the Freeway Airport in Maryland, and they refused to rent it to him because he couldn't handle that airplane. And yet we're led to believe that he could have flown this complex maneuver. So, फिर ये जहाज कैसे टकराया जाकर? okay. I am currently the director and public spokesperson for a global grassroots effort called 9/11 Pilot Whistleblowers. We got a website at 911pilots.org you mentioned, okay, but it's got a lot of information on it. But our purpose is to show that there were no Muslim hijackers at the controls of the 9/11 aircraft, but that they were electronically hijacked through employment of a system called the uninterruptible autopilot that enables a remote source to take complete control of the aircraft's autopilot and flight management computers and drive the aircraft to its target destination. Now, once this system is engaged, the pilots can no longer disconnect it. And we've got a whole page on our website devoted to remote controlled airplanes, because people will say that's not possible. आप ये कहना चाह रहे हैं कि पायलट्स बिल्कुल ही जहाज उनके काबू में नहीं था और ग्राउंड से ऑपरेट हो रहा था? That's correct. That's correct. And people will say you can't remotely control an airplane that big, but on the website we go back 75 years to World War II, Operation Aphrodite, where they took B-17s, gutted them out to lighten the weight, and loaded them with a highly incendiary compound called Torpex, and pilots were required to make the takeoff, but once they got airborne, they'd bail out of the aircraft, and they were remotely guided to targets in Europe. Now, this is your first example of remote control airplanes, and it's 1944, okay? And if you jump ahead 40 years to 1984, NASA and the FAA conducted a joint crash test experiment where they took a Boeing 720, which is a large 4-engine plane, put crash dummies in it. What they were going to do is check
test crew and passenger survivability in the event of a crash landing. So they put crash dummies and cameras in this airplane. They took it off by remote control, flew it around the pattern 6 times before intentionally crash landing the aircraft. Now you jump ahead to the mid-1990s, that's when we can prove that this system, the uninterruptible autopilot, was developed. Now there's a Wikipedia article that talks about it being patented in 2006 after 9/11. Now that's true, but we have proof that it was developed and produced in the mid-1990s, and it's all on the website. So our contention is not what actually happened on 9/11, but what could not have happened, and that is these hijackers were totally unqualified on the airplane, totally inexperienced, and they couldn't have flown the profiles. And the only viable alternative explanation is this employment of the uninterruptible autopilot system. Autopilot system. Yes. जनरल साहब, हम इन 20 सालों में हमने देखा कि 9/11 के फौरन बाद जो अमेरिका की जंग थी वो अलकायदा के खिलाफ थी। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में 700 के करीब बंदे अमेरिका के हवाले किए गए, वो मसरी था, खालिद शेख था, जो भी थे। फिर उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार दिया। अब प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि जी उस वक्त जब उसामा मारा गया था तो उस वक्त अमेरिका को वापस चला जाना चाहिए था। खुद बाइडेन साहब तो वाइस प्रेसिडेंट थे, ये प्रपोजिशन आपको सही लगती है? देखिए, दो बिल्कुल मुख्तलिफ इशू हैं। एक तो ये कि आपने जहाजों के जरिए ये किया, ये एक फेक था, आपने उसको प्लान किया, इंजीनियर किया और एक ड्रामा स्टेज कर दिया। अब आप आ गए अफगानिस्तान में, और अल कायदा एक ऐसी चीज थी जो कि जिसको ठहराया गया इस सारे चीज का जिम्मेदार, और उसके खिलाफ एक्शन हो गया। अब ये जो अफगानिस्तान में आना है, जी, अगर आप इसको पहले दिन से लें तो उसमें शुरू दिन से ही आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो एक के बाद एक बदलता रहा है। आपने अलकायदा खत्म करनी थी, अलकायदा एक वक्त पे आके खत्म हो गई। पहले तो तालिबान की हुकूमत जब आपने खत्म की तो उसी वक्त आप अपनी मर्जी की हुकूमत बैठा के वहां पे तो जा सकते थे। एग्जैक्टली। क्योंकि तालिबान तो बिल्कुल हवा में, उस वक्त तो तालिबान का रेजिस्टेंस टोटली खत्म हो गया था, वो तितर-बितर हो गए। लेकिन आपने उसके बाद भी काम जारी रखा। फिर जब आपने काम जारी रखा तो वो 2-3 साल मिल गए तालिबान को रीऑर्गेनाइज करने में अपने आप को। वो दोबारा तैयार होने शुरू हो गए क्योंकि अमेरिका बैठा था, गया नहीं। अब यहाँ पे अलकायदा एक वक्त पे आके खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन आपका टारगेट बन जाता है। उसामा बिन लादेन के मारे जाने से पहले अलकायदा अफगानिस्तान में तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ स्टेजेस आई हैं जिस पे अमेरिका निकलना चाहता तो निकल सकता था। बिल्कुल सही बात है। फिर वो आपने उसामा बिन लादेन भी मार लिया। अब उसके बाद भी 10-11 साल हो गए और आप अब निकल रहे हैं वहां। मैं समझता हूं कि ये जो 9-10 साल से ये अमेरिका कोशिश करता रहा, उनको एक फेस सेवर चाहिए था। कोशिश तो वो ये कर रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए और हम अपनी मर्जी की एक हुकूमत बना लें। और बेसिस बगराम और दूसरी जगहों पे बनाए हुए थे, अगर आप वो देखें, उन पे इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ था कि वो लगता था कि अमेरिका यहाँ पे परमानेंटली अपनी कोई प्रेजेंस रखना चाहता है। नतीजा ये कि वो किसी न किसी बहाने अपना वहां से निकलना लटका है। जब तालिबान को वो नहीं खत्म कर सके तो फिर एक स्टेज आई व्हेन दे डिसाइडेड कि अब हमें यहां से निकलना है। अब फेस सेविंग के लिए कोई अरेंजमेंट चाहिए। फेस सेविंग, पाकिस्तान को स्केपगोटिंग करने की कोशिश की गई, नहीं बन सका। पाकिस्तान रिटेलिएट करता था आगे से। तालिबान को उन्होंने मुज़ाकरात में उलझाया जो कि बिल्कुल बेमानी थे। आपने मुज़ाकरात में लिया क्या उनसे? हकीकतन आप मुज़ाकरात में उनको अफगानिस्तान पकड़ा के ये गारंटी ले ली कि जनाब यहां से कोई सरजमीन अमेरिका के खिलाफ न इस्तेमाल होगी। आप गारंटी उससे मांग रहे हैं जिसकी अभी अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं। गारंटी आप उससे ले रहे हैं जिसके बारे में अभी पक्का पता ही नहीं कि उसकी पूरे अफगानिस्तान पे रेट होगी। जनरल साहब इधर प्लीज रुकिएगा। मैं अफगानिस्तान की इस जो हुकूमत आ रही है मैं इस पे बात करता हूं। तारड़ साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जॉर्ज बुश की ये जंगें थी इराक में, अफगानिस्तान में। इराक में तो यूएन ने ऑथराइज नहीं किया था, अफगानिस्तान में ऑथराइज किया था। लेकिन अब जो बाइडेन ने वापसी कर ली है मजबूर होकर, फेस सेविंग मिली नहीं मिली, इससे बढ़कर
اب تو امریکہ کے پیسے بھی بچ جائیں گے, ان کے بندے مرنے بھی بچ جائیں گے, واپس چلے گئے, تو یہ تو امریکہ کے لیے پھر اچھا فیصلہ کیا ہے جو بائیڈن نے. دیکھیں جو بائیڈن صاحب, ایک میں یہاں پہ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب یہ ابھی بھی شارٹ کال نہیں کر رہے, یہ تھرڈ ٹرم اوباما کی چل رہی ہے, اور بالکل اوباما کی جو 8 سال کی ویک فارن پالیسی تھی وہ ٹوٹلی پریڈکٹیبل تھی, اس کو رشیا اور چائنا نے بالکل کیلکولیٹ کر لیا تھا, اور اسی کیلکولیشن کے ذریعے سے آج بھی دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے. اب دیکھیں کہ ایک تو وہاں سے میں کچھ چیزوں سے ایگری کرتا ہوں, جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں انہیں فیس سیونگ چاہیے تھی, طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے جو پاور میں نہیں تھے, بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن ایک بات میں یہ آج ضرور کہوں گا, امریکہ آج بھی سکت رکھتا ہے چیزوں کی, لیکن ول ختم ہو چکی ہے. امریکہ اس وقت انٹرنل انتشار کا شکار ہے. اصل میں یہاں پہ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سارے سینیریو میں ایک تو 20 سالوں میں 3 مختلف صدور آئے, 3 مختلف قسم کی پالیسیاں لے کر آئے, اور آج کنکلوژن یہ ہے کہ اس میں سے کسی نے کیا کھویا کیا پایا. اس میں کھونے والے جمہوریت ہاری ہے, یہاں پہ امریکن ٹیکس پیئر ہارے ہیں, یہاں پہ جیتا کون ہے؟ جیتا کرپشن جیتی ہے, اور یہاں آپ کے جو کارپوریٹ میڈیا ہاؤسز ہیں وہ جیتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں نے پیسہ بنایا, چاہے وہ اس میں غنی صاحب کی فیملی ہو, چاہے کارزائی صاحب ہوں, چاہے اور کئی اس میں نئی فیملیاں جو ہیں انہوں نے پیسہ بنایا ہے. لیکن یہ ساری گیم جو تھی یہ ٹوٹل 21 سینچری کی سب سے بڑی کرپشن کی سٹوری ہے. اس میں سے آج آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو بائیڈن صاحب نکلے ہیں آج کی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ٹونی بلکن صاحب کی, کہ ہم طالبان اگر ہماری شرائط مانتے ہیں تو وی آر ولنگ ٹو ورک ود دیم. اچھا ادھر رکیے گا تارڑ صاحب, ادھر رکے, میں بریک لے لیتا ہوں, میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں, میں شرائط پہ ہی آنے والا ہوں. ناظرین, کیا شرائط وہ پیش کر سکتے ہیں جو ہار کے گئے ہوں کسی بھی ملک سے؟ افغانستان کی بات کر رہے ہیں ہم, بریک کے بعد یہ نقطہ اٹھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم 9/11 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. 20 سال پہلے 9/11 آیا تھا, اب پھر 9/11 آ رہا ہے. اس 9/11 کے بعد زخمی امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا. اس 9/11 کے وقت زخم خوردہ امریکہ افغانستان سے ڈیڈ لائن سے پہلے چلا گیا ہے. تارڑ صاحب, آپ بالکل اس پوائنٹ پہ بات کر رہے تھے جو میں آپ کے ساتھ ریز بھی کرنا چاہ رہا تھا, کہ بلنکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری شرائط اگر مانیں گے تو ہم طالبان حکومت کے ساتھ کام کریں گے. جو ہارے, جو فیس سیونگ کے بغیر چلے جائیں, جو کرپشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں پیسے لوٹتے رہے ہوں اپنے ٹیکس پیئرز کے, ہارے ہوئے بھی شرائط عائد کیا کرتے ہیں. دیکھیں اس سارے سینیریو میں مجھے کئی چیزیں اتنا حیران کر رہی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور جس پہ نہ صرف پورا امریکہ آج شرمندہ اور مایوس ہے. سب سے پہلے تو میں ٹونی بلکن صاحب کی شرائط سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ویری ویل ڈیکوریٹڈ آرمی جنرل پینٹاگان کے جن لوگوں کو دہشت گرد کہا جاتا تھا, جن کے ساتھ یہ سارا 20 سال کا جھگڑا تھا, ان کا شکریہ ادا کیا جس دن وہاں سے نکلے. میں اس چیز پہ حیران تھا کہ ہمارا CIA چیف جو ہے سول سپر پاور آن دا پلانٹ جا کے کابل میں وہ ایڑیاں رگڑتا رہا کہ میرے گھنٹے بڑھا دو, میرے منٹ بڑھا دو. اس کے بعد جن شرائط کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شرط صرف اتنی ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہاں سے نکلنے دیا جائے. جو جہاز مزار شریف میں رکے پڑے تھے, شرط صرف اس کی ہے. اس وقت امریکہ اور اس کے ایلائز بالکل بے قرار ہیں. ایک تو وہاں سے نکلے ہیں, بھاگے ہیں وہاں سے, لیکن اب مروڑ پڑ رہے ہیں کہ ایک تو چائنا ویکیوم فل کرے گا, وہ چائنا کا $3 بلین وہاں چلا گیا. شرطیں کو لمبی چوڑی نہیں ہے, صرف شرط یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہاں سے نکلنے دو, اب ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. شرطیں کوئی ایسی نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ شرطیں منانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. یہ نہ ان سے کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ جو تارڑ صاحب, انہوں نے امریکہ نے $9 ارب افغانستان کے دبا لیے, فریز کر لیے. رضا شاہ پہلوی کے بھی کسی وقت ایران کا ایسٹس انہوں نے فریز کیے تھے, آج تک نہیں دیے. پھر یہ نہیں ہوگا, افغانستان میں پھر غربت بڑھے گی, افغانستان میں پھر بھوک افلاس سے پھر وہی شدت پسندی اور انتہا پسندی خدا نخواستہ نہیں آ جائے گی. یہ امریکہ نہیں سوچتا. امریکہ بالکل وہ پیسے دینے کو بھی تیار ہے, بلکہ امریکہ ساتھ کچھ اور پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے. میں بالکل اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بیڈنگ ہوگی افغانستان میں, اور بیڈنگ شروع ہو چکی ہے. چائنا کی بیڈ آ چکی ہے. اب کیونکہ ان کو مروڑ پڑ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلے ہیں, تو ویکیوم چائنا اور رشیا بالکل وہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟
लेकिन असल में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ उनके वो पैसे रिजर्व के छोड़ेंगे बल्कि मजीद पैसे देने के लिए भी तैयार होंगे. दिस इज व्हाट आई सी इन अमेरिका इन कॉर्पोरेट इन डेमोक्रेट पार्टी. चले इधर रुकिएगा मिस्टर डैन. अभी हम अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं. अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अब अनाउंस हो गई. जितने फैक्ट्स आप बता रहे हैं ये बहुत सारे अमेरिकन को भी मालूम है. शुरू से ही ये अनपॉपुलर वार थी, अनपॉपुलर जंग थी, इसके खिलाफ मुजाहरे भी हुए थे. आपके ख्याल में अमेरिका, बरतानिया, मगरबी ममालिक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक रखेंगे, एंगेजमेंट करेंगे? I don't think so. Why? Well, you already see the negative press the Taliban's getting globally, and based on the United States and the West track record in the Middle East and South Asia, I'm just not confident that they'll move forward and try to work with this government. The general mentioned the words scapegoating and saving face, and I believe that's what they're all about right now, just because of their loss in Afghanistan. They're trying to save face, and they're scapegoating Pakistan, trying to blame them for the loss. लेकिन बड़ी ताकतों के दरमियान जब पावर गेम आती है, टसल आती है, तो उस वक्त माजी भूल जाया करते हैं, वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. अब चीन और रूस के साथ अमेरिका का इतना कंपटीशन हो चुका है. Well, I think that the real reasons that the United States and the West went into Afghanistan was to thwart the Russian and Chinese expansion in South Asia, the Tapi pipeline, the poppy seeds, the minerals in the ground, et cetera, et cetera. So I think the United States has a real concern about the influence that Russia and China are going to have in the region. जनरल साहब, अबूरी हुकूमत बन गई है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि उसमें से ऐसे नाम हैं, इवन जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम यूएन टेरर लिस्ट में मौजूद है. जब ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी के इजलास हुए और उसमें रशिया और चाइना की मौजूदगी में सिक्योरिटी काउंसिल ने भी ये रेजोल्यूशन पास की कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा. अब कैसे नाम निकलेगा इन लोगों का? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन होते हुए बाकी मुल्क तालिबान की इस हुकूमत को तस्लीम कैसे करेंगे? लेजिटिमेसी एट द इंटरनेशनल लेवल, ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अभी? देखिए, इससे पहले ये जो रिकग्निशन का किस्सा है उसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है, आपने सिर्फ वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की. अफगानिस्तान एक डिवास्टेटेड मुल्क है और अफगानिस्तान को पूरा एनुअल बजट चाहिए जो बाहर से फंडिंग आती है. अपनी उनकी इकोनॉमी नहीं है स्टेज के ऊपर, और ये स्ट्रक्चर काम कर ही नहीं सकता क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है इस वक्त लोगों को तनख्वाहें देने के, और ना ही ये इनके पास पैसे इस वक्त हैं कि इंपोर्ट करके फूड और मेडिसिन वगैरह लेके आए. चुनाचे दे आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मर्सी कि वो एड्स इनको दें, एड दें, इनको मेडिसिन दें, फूड दें, और फिर पैसा दे. पैसे नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो फिर होगा क्या? तो इन हालात में अमेरिका जो बात कर रहा है, जो वो अपनी सॉफ्ट पावर, जो उनकी फाइनेंशियल पावर है वेस्टर्न वर्ल्ड की, जिस तरह उन्होंने बॉन कॉन्फ्रेंस में प्रॉमिस किया था कि हम इतना देंगे, खर्चा उठाएंगे इनकी फौज का भी, ये वो उसको यूज कर रहे हैं. अमेरिका के पास दो तरीके हैं इस वक्त इन्फ्लुएंस करने के. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब अमेरिका आइडेंटिफाई करता है चाइना को अपना मेन एडवर्सरी, तो क्या वो अफगानिस्तान 20 साल यहां पे अमेरिका अपना खर्चा करके सब कुछ करके तो अफगानिस्तान प्लेट में रख के दे जाएगा इनको, इन चाइनीज को, जनाब अब हमने जो कुछ करना कर लिया, अब आप ले लें, इसको अमन आ जाएगा? ये वो नहीं करेंगे. सो उनके पास दो तरीके हैं. एक तो ये कि या तो वो इनकी फंडिंग ले लें, और फंडिंग के लिए इनको ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की एक शर्त उन्होंने रखी है. जो आप शराइत की बात कर रहे थे, वो शराइत इसलिए हैं कि अगर उन्होंने पैसा लगाना है तो उन्होंने अपने अवाम को भी मुतमईन करना है कि पैसा हम दे रहे हैं अफगानिस्तान को, देयर इज ए रीजन. दूसरी बात ये है, पैसा देना चाहता है अमेरिका. देखिए, मैंने कहा कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना है तो उनके पास दो तरीके हैं. एक ये कि पैसा लगा के और उन लोगों को ले लें, क्योंकि अफगान सोसाइटी में पैसा काम करेगा. वहां पे ठीक है कि तालिबान तो सिर्फ बजट की हद तक शायद बात करें, लेकिन वो पूरी सोसाइटी पैसा खाने की आदी हो चुकी है. करप्शन वहां पे बेतहाशा है. और ये अब अमेरिका के वहां पे आप कह लीजिए कि 20 साल में भारत और अमेरिका ने वहां पे सैकड़ों के हिसाब से अपनी प्रॉक्सीज छोड़ी हैं.
جو ان کے پیسے پہ پلتے رہے وہ آج بھی ان کی طرف دیکھیں گے کہ ہمیں پیسہ ملے. تو وہ امریکہ جب تک ان کو کہے گا یا بھارت کہے گا چپ رہو پیسے کھاتے رہو تو وہ چپ رہیں گے. تو دوسرا طریقہ ان کا جو انفلوئنس کرنے کا ہے کہ وہ وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کریں اپنے پراکسیز کو یوز کر کے. تو وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کریں, جس طرح مظاہرے شروع ہو گئے پھر فائرنگ شروع ہو جائے, پھر جلوس نکلیں گے, فائرنگ ہوگی, پھر وہ طالبان بدنام ہوں گے, تو چائنا وہاں پہ پاؤں نہیں لگا سکے گا پھر. تو وہ ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب انکلوسو گورنمنٹ ہی وہاں پہ فساد پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ انکلوسو گورنمنٹ میں اگر امریکہ اپنے پراکسیز کو کہہ دے کہ بھئی آپ ان کو انکلوسو گورنمنٹ میں کامیاب نہیں ہونے دینا, تو وہ اپنی ڈیمانڈز ایسی لے کے آئیں گے جو طالبان پوری نہیں کر سکیں گے, تو انکلوسو گورنمنٹ نہیں بنے گی. واقعی مثلاً حامد کرزئی کہے کہ جی مجھے صدر بنایا جائے, یا ڈاکٹر عبداللہ کہے مجھے صدر بنایا جائے, تو پھر یہ 20 سالہ قربانیوں کا فائدہ کیا تھا؟ بہرحال بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب, آپ نے وقت دیا. ساجد تارڑ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مسٹر ڈین ہینلی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور ٹو آور اسٹوڈیو. ناظرین, جو 20 سال پہلے 9/11 ہوا تھا اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا, بہت کچھ کہا گیا, اور ابھی بھی کہا جاتا رہے گا. لیکن جو ابھی 20 سال کے بعد کا 9/11 آ رہا ہے اور اس کے بعد جو صورتحال آئے گی, اس میں بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. کیا افغانستان کو دوبارہ پھر اسی سٹیج پر دنیا چھوڑ کے نکل جائے گی, اور افغانستان ابینڈنڈ افغانستان, تنہا ہوا افغانستان پھر کسی کی آماج گاہ بنے گا؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.